जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं जैसे सॉल्ट। तो आइए फिर शुरू करते हैं और जान लेते हैं क्या होता है जैसे सॉल्ट। जैसे सॉल्ट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रांजिशन मेटल डिस्कवर्ड बाय विलियम सी जेसे इन 1827। 1827 की बात है बच्चों। डेनमार्क में एक साइंटिस्ट हुए थे विलियम क्रिस्टोफर जेसे। उन्होंने दुनिया का पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स बनाया। प्लेटिनम मेटल को यूज किया गया था और प्लेटिनम मेटल से बने हुए इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को ही कहा गया जैसे सॉल्ट या जैसे लवण। क्लियर है आपको। विलियम सी जेसे yielded जैसे सॉल्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ PtCl4 विद बॉइलिंग इथेनॉल। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटिनम क्लोराइड का रिएक्शन बॉइल्ड इथेनॉल के साथ में करा रहे हैं, जिससे मिलता है यहाँ पर एडिशनल प्रोडक्ट PtCl2C2H4, जिसको फर्दर KCl के साथ में ट्रीट कराने पर मिलता है आपको ये वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और यही कहलाता है आपका जैसे सॉल्ट। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं इथेनॉल का काम रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो PtCl4 को जैसे सॉल्ट बनाने में रिड्यूस कर रहा है। PtCl4 में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का 4 है, जो रिएक्शन होने के बाद 2 रह जाता है। क्लियर है। तो यहां पर इथेनॉल का जो काम है वो है रिड्यूसिंग एजेंट और PtCl4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं जैसे सॉल्ट के स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूले और IUPAC नेम की। तो पहले हम लोग लेंगे केमिकल फॉर्मूला और IUPAC नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे जैसे सॉल्ट का जो हमने ऊपर अभी बनाया था उसका केमिकल फॉर्मूला है, और यहाँ पे राइट साइड में ये इसका IUPAC नेम है। तो क्लियर है आपको। तो ये हमारे जैसे सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला और IUPAC नेम हुआ। अब जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका लेफ्ट साइड में दिख रहा है जो आपको स्ट्रक्चर, यही है आपका जैसे सॉल्ट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटिनम जो है वो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड जो है वो Cl एटम के साथ में है, और जो चौथा बॉन्ड बना रहा है वो इथीन मॉलिक्यूल के साथ में बना रहा है। इथीन का पाई बॉन्ड यूज कर रहा है। बाकी इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे प्रॉपर्टीज। तो ये है जैसे सॉल्ट का स्ट्रक्चर। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज लिया हुआ है। तो पहला पॉइंट जो पहली प्रॉपर्टी जो बनती है, इट इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव ऑफ प्लेटिनम। आपको शुरू में बता दिया है भाई, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो है प्लेटिनम। क्लियर है। तो ये इसलिए जैसे सॉल्ट जो होता है वो प्लेटिनम का डेरिवेटिव भी कहलाता है, भूलिएगा नहीं। इट इज येलो कलर्ड स्टेबल क्रिस्टल। सर ये पीले रंग का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये एयर स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब ये है कि अगर आप इसको वॉच ग्लास में खुला भी छोड़ देते हैं तो ये खराब नहीं होता है। इट्स स्ट्रक्चर वॉज ए पजल अंटिल द एडवेंट ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन इन 20th सेंचुरी। अभी आपने जाना कि 1827 में जैसे सॉल्ट की इन्वेंशन हुई थी, इसको खोजा गया था, बनाया गया था, लेकिन 20वीं सेंचुरी तक कोई भी साइंटिस्ट इसके स्ट्रक्चर को बता नहीं पाया। इसका स्ट्रक्चर एक पहेली बना रहा, ऐसी पहेली जिसका कोई जवाब नहीं था कि प्लेटिनम जो होता है वो कैसे इथीन के साथ में बॉन्ड बनाता है, कौन कौन से इसमें बॉन्ड होते हैं। कुछ भी इसके बारे में तब तक क्लियर नहीं हुआ जब तक कि एक्सरे की खोज नहीं हो गई। जैसे सॉल्ट हैज अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। हम लोग ज्योमेट्री की बात करें, इसकी आकृति की बात करें तो वो स्क्वायर प्लेनर होती है। बच्चों का स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ पे समझने के लिए समझ सकते हैं कि पेपर के ऊपर प्लेटिनम रखा हुआ है, उससे 4 यहाँ पे लिगेंड जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ। एक इथीन है और 3 Cl एटम है। ये चारों एक ही प्लेन में रहते हैं। ये चारों लिगेंड चाहे आप क्लोरो हो चाहे आपका एथीन हो, ये प्लेटिनम के साथ एक ही प्लेन में रहते हैं। और अगर आप इनको इमेजिनरी लाइन से मिलाएंगे तो एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा। तो चारों लिगेंड जो है वो एक ही प्लेन में है, सेंट्रल मेटल प्लेटिनम के साथ में। इसीलिए इस आकृति को, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो जैसे सॉल्ट जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाला होता है। एल्कीन्स रोटेट्स अबाउट द मेटल डबल बॉन्ड with modest activation energy. Analysis of activation energy clears that pi bonding between metal double bond becomes weaker than sigma bonding.
बच्चों आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन को, किसी भी केमिकल प्रोसेस को दो फैक्टर गवर्न करते हैं, दो फैक्टर ही रिएक्शन को कराते हैं और बताते हैं कि भाई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। और वो जानते हैं दोनों फैक्टर कौन कौन से हैं, थर्मोडायनेमिक फैक्टर और काइनेटिक फैक्टर। बिल्कुल सही बताया आपने। तो यहां पे आप एक चीज और भी जानते हैं, काइनेटिक फैक्टर की बात करें तो काइनेटिक फैक्टर में एक चीज निकल के आती है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं जी हिंदी में। तो यहाँ पे जब एल्कीन का रिएक्शन मेटल के डबल बॉन्ड से होता है जी, ये आपका इथीन है, मैं यहाँ पे H लगा देता हूं आपको समझाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, तो ये इथीन है, क्लियर हुआ, यहाँ पे HH लगे, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो मेटल इथीन के पाई बॉन्ड के साथ में बॉन्डिंग करता है, तो इस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो काफी कम होती है जी, और इतनी कम होती है कि ये रिएक्शन झट से चला जाता है। झट से क्यों जाता है? क्योंकि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत जल्दी मेटल की तरफ मूव करने लगते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। और ये पाई बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ की बात करें, ये पाई बॉन्ड इतना कमजोर हो जाता है कि सिग्मा बॉन्ड भी इसके सामने स्ट्रॉन्ग नजर आता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की काफी कम होती है, जिसकी वजह से यहां पे इथीन का जो डबल बॉन्ड होता है उसका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली मेटल को मिलने लगता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और आप जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि काइनेटिक फैक्टर अगर रिएक्शन को फेवर करता है तो वो रिएक्शन चुटकियों में हो जाती है जी। क्लियर है आपको? तो यहां पे ये आपको ध्यान रखने वाली चीज थी कि इस रिएक्शन को काइनेटिक फैक्टर सपोर्ट करता है, फेवर करता है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इन इथीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप्स विद द ऑर्बिटल ऑफ मेटल हैविंग अ सिग्मा टाइप एक्सेप्टर। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल यहाँ पे प्लेटिनम है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम के अंदर, बॉन्ड डायग्राम के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे मेटल लिया हुआ है। ये मेटल का डी ऑर्बिटल है, क्योंकि ये मेटल जो है 4D सीरीज से है, ट्रांजिशन मेटल है प्लेटिनम हमारी, और इसका dx2y² जो ऑर्बिटल होता है वो इथीन के पाई बॉन्ड के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड के बनाने में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्लेटिनम मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल की तरफ मूव करते हैं, और यहां पर ये बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगेंड की तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जी, बिल्कुल जा रहे हैं, ये देखिए मेटल की तरफ में। और ये जो बॉन्डिंग बनी है ये कहलाती है सिग्मा डोनेशन और सिग्मा बॉन्डिंग, जो हुई है लिगेंड और मेटल के बीच। क्लियर हुआ आपको? Ethylene acts as pi bonding ligand and platinum undergoes DsP2 hybridization। अब यहां पे आपको ने ऊपर देखा कि जो आपका इथाइलिन लिगेंड है वो प्लेटिनम मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये प्लेटिनम के साथ जाते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। यहां पे ओवरलैप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इथीन मॉलिक्यूल के पाई बॉन्ड से रखी जाती है, पहली चीज। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है सर कि यहां पे जैसे सॉल्ट में जो प्लेटिनम मेटल होता है वो DsP2 हाइब्रिडाइज होता है, यहां पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ये सिग्मा बॉन्डिंग बनाने के लिए। बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन चेंजेस फ्रॉम 1.34 एंगस्ट्रॉम टू 1.37 एंगस्ट्रॉम एट लिगेंड मेटल बॉन्डिंग। बच्चों अभी आपने जाना कि यहां पर इथीन के जो मॉलिक्यूल है उसके पाई बॉन्ड जो होते हैं वो मेटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा डोनेशन या सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं। क्यों करते हैं सर? क्योंकि इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली अवेलेबल हो जाती है, बॉन्ड कमजोर पड़ जाता है। और यहाँ पे जो मेटल है वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन यूज करता है बॉन्डिंग बनाने के लिए। और इसका इंपैक्ट ये होता है कि सर यहां पे जब बॉन्ड एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से वीकर होता है, तो यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी वो 1.37 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। और आप जानते हैं कि जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड वीकर हो जाता है। यही तो बताया था आपको कि यहां पे जो काइनेटिक फैक्टर है वो रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है, बॉन्ड लेंथ को बढ़ा रहा है ड्यूरिंग द बॉन्डिंग। जब बॉन्डिंग होती है, रिएक्शन होती है, बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच,
तो वहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ चुकी होती है, बॉन्ड वीकर होता है और इजीली यहां पे सिग्मा डोनेशन या सिग्मा बॉन्डिंग हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है कार्बन कार्बन के बीच। सर अगर आपने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद में बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग की बात नहीं करी है तो सारी प्रॉपर्टी बेकार है, निरर्थक है, यूजलेस है। तो बैक बॉन्डिंग भी होती है जैसे सॉल्ट में, जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए जानते हैं कैसे होती है बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन जिसे सॉल्ट का। It shows back bonding also. Back bonding occurs where pi electron density flows from a filled metal d pi orbital to the vacant anti-bonding orbitals of the carbon atom of ethylene. सर जैसे सॉल्ट में जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो मेटल के अंदर डी पाई ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपके लिगेंड को इलेक्ट्रॉन वापस करने लगते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की तरफ से लिगेंड को जाती है तो ये कहलाता है बैक बॉन्डिंग या फिर बैक डोनेशन। आप देख सकते हैं यहां पे मेटल से हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करते हुए दिखाया है एरो की हेल्प से। तो यहां पे DYZ ऑर्बिटल है प्लेटिनम का जिसको हमने M से दिखाया हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन देता है आपके एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल को। पाई के ऊपर स्टार लगाया और आप जानते हैं कि ये जो कार्बन का ऑर्बिटल है ये एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर ये मेटल से इलेक्ट्रॉन वापस लेता है। क्या ये क्लियर है आपको? और जब मेटल इस तरह से इलेक्ट्रॉन देता है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मेटल कार्बन बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग। पहली बॉन्डिंग जो हुई थी वो सिग्मा बॉन्डिंग थी जी, जिसमें आपको पता है ना कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन गए थे मेटल में, और यहां पे मेटल वापस इलेक्ट्रॉन दे रहा है DYZ ऑर्बिटल से कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में। क्लियर है आपको? तो ये जो बॉन्डिंग होती है यही है आपकी बैक बॉन्डिंग, जो मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में होती है। क्लियर है जी? During back bonding, 4 H atoms go away from PT atoms और M atom। बच्चों ध्यान रखिएगा जब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है मेटल की तरफ से इलेक्ट्रॉन कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में जाने लगते हैं, बॉन्ड बनने लगता है, तो ये जो इथीन मॉलिक्यूल के ये जो यहाँ पे 4 H एटम, 2 यहाँ पे 2 M यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये चारों H एटम जो होते हैं पीछे की तरफ हटते हैं जी ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली आ सके। सिंपली रिपल्सिव फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं कार्बन की तरफ, इलेक्ट्रॉन कार्बन के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए ये चारों H एटम पीछे की ओर हट जाते हैं। क्लियर है? तो बच्चों आज हमने जाना जिसे सॉल्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है ये आपको स्पष्ट हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर आप इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, यू विल बी द मास्टर इन द क्लास। आप क्लास में मास्टर हो जाएंगे, हर कोई आपसे इंप्रेस हो जाएगा जिसे सॉल्ट की नॉलेज के सुनकर। अब ये जिसे सॉल्ट का पहला वीडियो था, अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे इसके सिनर्जेटिक बॉन्डिंग और इसके मेडिसिनल यूज के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ जिसे सॉल्ट की अगली वीडियो तक।